आप सब। अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th का। तो इसमें हमने अब तक ये सारी बातें कर ली हैं कि इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान और चाइना कैसे कैसे डेवलप करी और क्या क्या उनमें दिक्कतें आई और क्या हुआ। अब हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे क्या होता था कि अगर हमें किसी कंट्री को कंपेयर करना है किसी कंट्रीज़ को, तो कैसे कंपेयर करें? तो हम उनकी GDP देख लिया करते थे। ज़्यादा ही हुआ तो हम क्या कर लेते थे, पर कैपिटा GDP देख लेते थे, यानी प्रति व्यक्ति आय देख लेते थे कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी हो। ठीक है, तो जिस देश में GDP ज़्यादा होती थी या जिस देश की पर कैपिटा GDP ज़्यादा होती है उसे अच्छा मान लेते थे। लेकिन हुआ ये कि हो सकता है किसी देश की GDP अच्छी हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पर एजुकेशन अच्छी ना वहाँ हो सकता है हेल्थ लोगों की अच्छी ना हो सकता है वहाँ पर जो है मोटेलिटी रेट ज़्यादा हो, मृत्यु दर। तो इन्हीं सब को हम अगर इंक्लूड कर दें तो हमारा बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास। यानी हम केवल डेवलपमेंट नहीं देख रहे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, यानी ह्यूमन की डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो किसे बनता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 इंडिकेटर्स को लेता है। पहला है लाइफ मतलब एजुकेशन इंडिकेटर, एक तरह से एजुकेशन इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा ये हेल्थ इंडिकेटर को लेता है, तीसरा ये GDP इंडिकेटर को लेता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एजुकेशन में देख लेता है कि लिटरेसी रेट क्या चल रहा है। ठीक है, और ये देख लेता है कि मेन स्कूल एवरेज ईयर कोई देश में कितने जा रहा है, स्कूल कितने जा रहा है एवरेज ईयर, 4 साल 10 साल 6 साल। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि 2 बच्चे हैं, एक देश है तो उसमें 2 ही बच्चे हैं, एक 5 साल स्कूल गया है, दूसरा 10 साल स्कूल गया है, तो दोनों एवरेज रूप से कितने साल, 10 और 5 15, 15/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 साल। तो ऐसी सबका जोड़ करके वो एवरेज निकाल लेते हैं। हेल्थ इंडिकेटर में हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और मोर्टेलिटी रेट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, GDP इंडिकेटर में हम प्रति व्यक्ति आय कि वो देख लेते हैं, पर कैपिटा GDP। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट, गुड ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहा जाएगा? अगर उस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो, यानी जीवन की प्रत्याशा, यानी जीवन जीने के चांस ज़्यादा हों। अब इराक जैसे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, उस देश में लिटरेसी ज़्यादा हो। तीसरा, उस देश में जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे लोग कम हो। ठीक है, लो हो, बिलो पॉवर्टी लाइन। और उस देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। मटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी जो माँ जन्म दे रही है वो उसकी मृत्यु दर कम हो। और जो पर कैपिटा GDP है वो ज़्यादा हो। और उस देश में जो परसेंटेज ऑफ जो एक्सेस है ना वाटर के लिए, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, वो ज़्यादा हो, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हुए हो। सैनिटेशन की जो फैसिलिटी हो वो ज़्यादा हो। ठीक है, और जो अंडर नरिश्ड जो बच्चे हैं या पॉपुलेशन है वो कम हो, है ना। अब देखो ये जो HDI होता है ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसे इशू करता है इसके, और ये क्या करता है, कई कंट्रीज़ को रैंक देता है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है, रैंक 1 के हिसाब से, रैंक 1 2 जो भी होगी। यानी ऐसा समझो जिस देश में एजुकेशन अच्छी होगी, जिस देश में हेल्थ लेवल अच्छा होगा, जिस देश में पर कैपिटा GDP भी अच्छी होगी, उस देश को क्या मिल जाएगी, 1 रैंक मिल जाएगी। ठीक, और जिस देश में कम फैसिलिटी इस तरह के हो, एजुकेशन और ये हेल्थ और ये सब में वीक होगा, उसको कम रैंक मिलेगी। अब जैसे इस टेबल में देखते हैं हम 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया की जो रैंक है HDI में वो है 129। चाइना की हमसे बहुत अच्छी है 85, पाकिस्तान की हमसे बुरी है 152। जो हमारा स्कोर आया था वो 0.64 था, चाइना का 0.75 और इंडिया पाकिस्तान का 0.56। ठीक, इसमें हम अगर देखें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल कोई जी सकता है हमारे देश में, 69.4। ज़रूरी नहीं कि सब लोग 69 ईयर्स ही जिएंगे, कोई ज़्यादा भी जिएगा और कोई कम भी जिएगा, लेकिन औसतन एवरेज रूप से 69। जबकि चाइना में देखें तो हमसे ज़्यादा जिएंगे 76 और पाकिस्तान में हमसे कम 67। और अगर मीन ईयर स्कूलिंग मतलब कितने पर
जो 15 साल से अबव लोग हैं वो कितने साल एवरेज रूप से स्कूल जाते हैं, तो इंडिया में 6.5 साल तक, 6.5 साल एवरेज स्कूलिंग है। अब जैसे मान लो आप 10 साल तक या 8 साल तक स्कूलिंग जितने भी साल हुई है और दूसरे बच्चे की कम हुई है तो एवरेज गिर जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो चाइना में इसके एवरेज स्कूलिंग ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है चाहे पाकिस्तान से, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा कि जो ग्रोस नेशनल इनकम है पर कैपिटा, उसमें हमारी प्रति व्यक्ति आय $6,000 जो है, जबकि चाइना की हमसे ज़्यादा है 16,000 जो है प्रति व्यक्ति आय, जबकि पाकिस्तान की लगभग हमारे पास ही है 5,000। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, तो देखो ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से है, उन्होंने माना है कि $3.20 एक दिन में कोई अगर कमाता है इससे कम तो गरीब माना जाएगा। हालांकि ये पहले $2 पर डे था, यानी लगभग 140 रुपये। तो पहले क्या था, 140 रुपये से कम कमाने वाले को गरीब मानता था वो, यानी $2। लेकिन अब इन्होंने अपना ये क्राइटेरिया बढ़ा दिया है और इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन लगभग 60% पॉपुलेशन हमारी पहुंच गई है गरीबी रेखा से नीचे, यानी $3.2, यानी कितना हो गया, अगर 70 के हिसाब से भी लगाओ तो 210-220 रुपये प्रति दिन, इससे कोई कम कमाता है तो उनकी नज़र में वो गरीब है। हालांकि हमारा जो गरीबी रेखा निकालने का था, जो पॉवर्टी वाले चैप्टर में हमने किया था, तो हमारा अलग था, है ना। और इस हिसाब से चाइना के देखें तो केवल 7% और पाकिस्तान का देखें 46%। इस हिसाब से भी देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से भी और चाइना से भी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1,000 बच्चे पैदा हुए उसमें कितनों की मृत्यु हो गई, 29 हमारे देश में, और चाइना में 8.5 और पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा। मटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख बर्थ देने पर कितनी माताएँ जो है उनकी मृत्यु हो गई, हमारे देश में 174, चाइना में हमसे कम और पाकिस्तान में हमसे भी ज़्यादा। तो देखा जाए तो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ चाइना से बेकार हैं, और पॉपुलेशन जो है उनको बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी मिलती है कितने, 60% की, और यहाँ पर 75% चाइना में, और पाकिस्तान में हमारे लगभग बराबर। और ऐसी इतने परसेंटेज पॉपुलेशन जिन्हें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, इंडिया में 93%, चाइना में 96 और पाकिस्तान में 91। तो यहाँ तो पाकिस्तान और इंडिया एक साथ चल रहे हैं लगभग, चाइना हमसे आगे हर चीज़ में। और जो अंडर रिच्ड कुपोषण के जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश में 37%, चाइना में 8.1 और पाकिस्तान में 37.6, यानी हम इसमें ज़्यादा हैं। यानी जो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसमें हम ज़्यादा हैं, और जिसमें ज़्यादा होना चाहिए उसमें हम कम हैं चाइना से। अब देखो जितने भी हमने इंडिकेटर्स देखे ऊपर, उनका सबका हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे जो रैंक है वो, या जो हमारी जो वो है, मतलब एजुकेशन में ले लो, हेल्थ में ले लो, हम सब में चाइना से जो है बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इसमें अच्छा करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, बोलते हैं कि हम जो है एसडीआई में नीचे रैंक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ज़्यादा वो है। तो अगर हम इसमें लिबर्टी इंडिकेटर्स को डाल देते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर को, तो हम चाइना से ऊपर पहुंच जाएंगे। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब होता है जैसे देश में मीडिया फ्रीडम कितनी है, ठीक है, प्रेस कैसी है, प्रेस जो है वो कैसी है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है, लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, डिक्टेटरशिप तो नहीं है, ठीक है, लोग अपनी बात कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिजनेस स्टार्ट कर सकते नहीं कर सकते। इस तरह की जो लिबर्टी वाले इंडिकेटर्स हैं, अगर उनको ऐड कर दिया जाए इस एसडीआई के फॉर्मूले में, मतलब उसको भी मार्क्स दिए जाएं, अगर इसको भी मार्क्स दिए जाएं कि जिस देश में अच्छी गुड लिबर्टी होगी उसको मोर मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स दिए जाए, तो क्या होगा, चाइना को इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे और हमें मिल जाएंगे। तो हमारी जो है रैंक जो है वो रैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगी, इम्प्रूव कर जाएगी। जबकि चाइना की क्या होगी, रैंक ऑफ चाइना वो गिर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है लिबर्टी क्या है, वहाँ लिबर्टी बहुत कम है। इसके बाद हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। अब देखो हमने तीनों कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया, अब एक एक करके इनका कंक्लूजन देखते हैं। अब देखो कंक्लूजन में हम देखें अगर, तो चाइना ने जो 1949 में आज़ाद हुआ और सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया, तो उसके बाद जो है उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसकी फुल फॉर्म आपने पार्ट फर्स्ट में देख लेना, और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन अपनाया, कम्यून फार्मिंग को अपनाया, और इसके थ्रू उसने ग्रोथ को अपनाने की कोशिश की, और उसने क्लोज्ड इकोनॉमी को अपनाया। बट वो इतने सक्सेस नहीं हुए, लगभग फेल्ड हुए, लगभग, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से नहीं, लगभग फेल हुए। तो 1978 में उन्होंने
जो है क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए। लेकिन ये जो जितने भी इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए थे उससे क्या हुआ, वो इतने सफल तो नहीं हुए, लेकिन उससे बेस मिल गया। बेस किसके लिए, इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाने के लिए। 1978 के बाद क्या किया, चाइना ने एक तरह से एफडीआई अलाउ की, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए उनके लिए, और इसने प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा बढ़ाया, यानी अब प्राइवेट कंपनीज भी अपना जो बिजनेस कर सकती थी। यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से इसने अपनी इकोनॉमी को क्या करा, थोड़ा सा ओपन इकोनॉमी बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने जो ये अपनाए, ये एफडीआई वगैरह, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उसका खुद का थॉट प्रोसेस था। यानी ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कोई जब वो हो दबाव हो, यानी वर्ल्ड बैंक का कोई दबाव नहीं था। जबकि इंडिया के केस में हमें पता है कि हमें वर्ल्ड बैंक ने बोरोइंग, जब हमें चाहिए थी पैसा, उन्होंने हमें उधार ही तब दिया था जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, एलपीजी वाले, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। अभी बात करेंगे जब इंडिया की केस की बात। बेसिकली इन्होंने अपनी हर चीज़ से क्या करा, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है मजबूत किया, और उनकी जो गवर्नमेंट है उसने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के साथ साथ उन्होंने एक्सपोर्ट पे से टैरिफ्स को हटाया, उल्टा क्या सब्सिडी दी जो एक्सपोर्ट करने वालों को, ठीक है। एक तरह से ये वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया, ठीक है। और इन्होंने कोई भी स्टेप्स, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, वो पहले स्मॉलर लेवल पर अपनाए, उसके बाद उसको लार्ज लेवल पर उसको लेकर गए, कोई भी जो इन्होंने रिफॉर्म्स अपनाए। और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने रिसोर्स एलोकेशन किया, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ अच्छी आई। अगर हम देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान 1949 में आज़ाद हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, क्लोज्ड इकोनॉमी इन्होंने भी रखी, और ज़्यादा रिलायंस कौन से पे दिया, पब्लिक सेक्टर पे दिया, ठीक। और 1980 आते आते इनके अच्छे थोड़ा सा ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद इनकी ग्रोथ गिरने लगी। बट इन्होंने फिर 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, बट इनके जो नॉट दैट सक्सेसफुल, इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। इन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, तो इनके पास जो है, इन्होंने भी क्या करा, बाद में 1988 के बाद एफडीआई अलाउ कर दिया, यानी बाहर की कंपनीज को आने के लिए इन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन के लिए रास्ता खोल दिया कि लोग आएँ, कंपनीज खोलें अपनी। और इन्होंने भी जो है मैन्युफैक्चरिंग, अब इनके साथ भी क्या सीन हुआ कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनका इतना ज़्यादा जो है मजबूत नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनका भी क्या हुआ, क्या रहा, वीक रहा, ठीक है। इनका सर्विस सेक्टर, इनका भी थोड़ा सा, लोग एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में अब उसके कुछ रीजंस है कि इनका जो ग्रोथ इतनी नहीं हुई, कि ये इनके देश में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, ठीक है ना, लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं रही इनके देश में, और जो एग्रीकल्चर से इनका जो इनकम आती थी उसको ये चैनलाइज नहीं कर पाए, मतलब एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो भी ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक। इनके एग्रीकल्चर का कम प्रोडक्शन कम हुआ, एक्सपोर्ट गिरा तो इनकी जीडीपी, या कह लो कि इनका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी जो इनके पास थी, वो गिरे, ठीक है। अब इनको मेनली जो रहना पड़ा, किस पे आधारित रहना पड़ा, रेमिटेंस पे डिपेंडेंस। ये किस पे डिपेंड रहे, रेमिटेंस पे। जो इनके लोग कुवैत वगैरह सऊदी अरब में काम करने जाते थे, ये उनके जो वहाँ से पैसे, उससे उनका रेमिटेंस से उनका फॉरेन रिजर्व बढ़ता था। बाद में इन्हें फर्दर क्या करना पड़ा, बोरोइंग लेनी पड़ी, ठीक है, बोरोइंग लेनी पड़ी। तो इनके पास अब ये हालात हो गए जब कि इन्हें पुराने इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए बोरोइंग लेनी पड़ी, पुराने जो लोन हैं उनके जो ब्याज होता है उसको चुकाने के लिए, उसके ब्याज को चुकाने के लिए भी बोरोइंग लेनी पड़, यानी पिछले कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी एक डेट ट्रैप में फंस रही है। और जिसके रीज़न हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिज़म है, धर्म का, और उसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात आती है इंडिया की। अब देखो, हम पाकिस्तान से तो काफ़ी आगे हैं कुछ चीज़ों में आगे नहीं हैं, तो लेकिन हमारी जो जीडीपी है वो लगभग $9 ट्रिलियन है, जो कि लगभग 41% होता है।
ऑफ चाइना। हमें इससे इस मतलब हमें आगे होना चाहिए था, बट इतना नहीं है, और हमारी ग्रोथ रेट भी इतनी नहीं है। और हमने 1947 में आज़ाद होकर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया और क्लोज इकोनॉमी अपने आप को रखा था लगभग, लेकिन 1991 में आके हमने ओपन इकोनॉमी बनाई। ज़्यादातर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए, लिबरलाइजेशन यानी रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, प्राइवेटाइजेशन यानी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करना या फिर कुछ सेक्टर पे प्राइवेट लोगों को आमंत्रण देना बिजनेस करने के लिए, और ग्लोबलाइजेशन यानी बाहर की कंपनीज को यहाँ आके बिजनेस कर देना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैरिफ और जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको कम करना या हटा देना। ठीक, अब हमने ये तो किया, लेकिन हमारे जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे ना, या जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, वो हमारे लिए एक तरह से कंपल्जन था। हमें वो मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था हम लोन ही तब देंगे जब आप ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी एलपीजी अपनाओगे। अब देखो, हमने भी एफडीआई अलाउ किया 1991 के बाद। हमने भी कोशिश की स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की, बट हम उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल जो विल होती है वो भी एक रीज़न है। एक पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन कहते हैं कि दृढ़ निश्चयता, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी दिखती है, या कह लो कि वो चीज़ें काम नहीं की जो सोची गई थी। प्लस हमारी जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से कहाँ जंप कर गई, वो डायरेक्ट जंप कर गई सर्विस सेक्टर में। और इंडस्ट्री सेक्टर हमारे यहाँ इतना मजबूत हुआ नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना तो इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगी जो जॉब्स दे पाती, और ना ही इतने प्लांट्स लगे, ना प्राइवेट लोग जो है वो इतना मोटिवेट नहीं हुए। हालांकि हमारा स्टील का जो प्लांट है और बाकी इसमें हम काफ़ी तरक्की हमने की, ग्रोथ ली, बट जो है कुछ चीज़ों में हम नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ चीज़ों में चाइना इसीलिए भी कर गया कि वहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप है और इतना वो नहीं होता है। बाकी कुछ हमारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर का जो 1991 से पहले इनएफिशिएंसी और ये सब था, उसकी वजह से भी हमारा जो है वो रहे। लेकिन अभी हमारा जो है हमारे देश में काफ़ी प्रोग्राम्स, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और ये स्टार्टअप्स वगैरह, ये स्टैंड अप स्टार्टअप और ये काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिससे हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें अगर क्वेश्चन आंसर कोई भी आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन कमेंट में पूछना, मैं उसका आंसर दूंगा, और आगे हम और भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और सैम्पल वर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।